कहानी की शुरुआत 1973 में एक जगह स्कल आइलैंड को दिखाने से होती है। इसी आइलैंड पर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया गया जो साइंटिस्ट था और यहाँ रिसर्च करने आया था। वो वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर ली है। मुझसे कुछ गलतियां भी हो गई हैं जिन्हें मैं सुधारना चाहता हूँ। पर तभी अचानक वो साइंटिस्ट वहाँ से भागने लगा क्योंकि उसके पीछे बहुत बड़ा स्पाइडर मॉन्स्टर पड़ गया था। बहुत बड़ी साइज की मकड़ी जिसकी लंबी लंबी ढेर सारी टांगे थी। साइंटिस्ट भागते भागते किनारे पर आ गया। आगे समंदर था। अब इससे पहले मॉन्स्टर उस पर हमला करता, वो अपना रिसर्च वाला बैग पानी में फेंक देता है। स्पाइडर मॉन्स्टर उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जमीन से एक बहुत बड़ी साइज का मॉन्स्टर निकलकर बाहर आ जाता है जो बहुत खतरनाक लग रहा था। वो स्पाइडर मॉन्स्टर पर हमला कर देता है जिससे इन दोनों मॉन्स्टर्स की लड़ाई छिड़ गई। इस बीच साइंटिस्ट को मौका मिल गया और वो यहाँ से भागने लगता है, जिस बीच दोनों मॉन्स्टर्स लड़ते लड़ते समंदर में गिर जाती हैं और साइंटिस्ट पानी में बहता हुआ अपना बैग देखता है जिसमें उसकी पूरी मेहनत यानी कि रिसर्च थी और उस पर मुनार का निशान भी बना हुआ था जो एक खुफिया ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होकर आता है 2013 में, जहाँ मछुआरे समंदर में से बहुत सारी मछलियाँ निकालते हैं जिनमें उन्हें साइंटिस्ट का बैग भी मिल गया था। और अब हम 2015 में आ जाते हैं, यानी कि जब 2014 में गॉडजिला के हमले वाला हादसा हुआ था उसके एक साल के बाद का वक्त। क्योंकि ये पूरी मूवी टाइमलाइन पर बनी है तो कभी हम पास्ट माजी में जाएंगे तो कभी कहानी वापस प्रेजेंट मौजूदा वक्त में आ जाएगी। अब 2015 में हम केट नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके डैड की मौत हो गई थी और वो अपने डैड के टोक्यो वाले घर में जा रही थी। इस वक्त प्लेन में बैठी हुई थी। जब वो एयरपोर्ट पर आई तो जगह जगह गॉडजिला की तस्वीर बनी हुई देखती है। उसे तब वाले हादसे के ख्याल आने लगे जब गॉडजिला ने हमला कर दिया था, जिनसे वो काफी डर जाती है। और अब वो अपने डैड के घर वाली बिल्डिंग के पास पहुंच गई थी, जिस दौरान फोन पर अपनी मोम से बात भी कर रही थी। चाबी से दरवाजे को खोलकर जब वो अंदर गई तो वहाँ सामान पड़ा देखती है। उसे अंदाजा हो गया कि घर के अंदर कोई फैमिली रह रही है। और अब जब वो आगे बढ़ी तो अपने डैड की तस्वीर देखती है जिसमें वो एक दूसरी फैमिली के साथ थी, एक औरत और एक लड़के के साथ। जहाँ तभी वो लड़का और औरत निकलकर सामने आ जाते हैं। वो माँ बेटे थे। दरअसल यहाँ केट के डैड ने इस औरत से दूसरी शादी की हुई थी। वो केट को देखकर काफी हैरान रह जाती है, पूछने लगे कि तुम अंदर कैसे घुसी। वो बताती है कि चाबी खोलकर अंदर आई हूँ क्योंकि ये मेरे डैड का घर है। जो सुनकर औरत और उसका बेटा काफी हैरान रह जाती हैं। उस लड़के यानी केट के सुतीले भाई का नाम केंटारो था। अब हम वापिस से पास्ट का सीन देखते हैं 1959 का, जहाँ वो भी साइंटिस्ट दिखाया गया जिसे हमने शुरुआत में देखा था, पर यहाँ वो जवान था। उसके साथ उसकी डॉक्टर दोस्त जा रही थी जिसका नाम काइको था। इन दोनों की हिफाजत करने के लिए यहाँ एक आर्मी ऑफिसर भी था। दरअसल ये सब रेडिएशन शॉक का पता लगवाने के लिए एक जगह पर जा रहे थे। यहाँ पता चला कि ये साइंटिस्ट केट और केंटारो के दादा हैं। ये एक जगह पर उतरकर रेडिएशन का पता करने वाली मशीन्स भी निकाल लेते हैं और उन खतरनाक रेडिएशन शॉक से बचने के लिए इन्होंने चेहरों पर मास्क भी पहन लिए थे। जंगल में ये जब आगे बढ़ रहे थे तो इन्हें वहाँ एक लड़का दिखता है। ये भी डर गए और लड़का भी, इसीलिए एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। लेकिन काइको लड़की को समझाती है कि शांत हो जाओ, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बल्कि हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। जो सुनकर वो लड़का घर नीचे कर लेता है। उन्हें बताने लगा कि इस जंगल में काफी अजीब चीजें पाई जाती है, इसीलिए तुमसे पहले भी बहुत सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। काइको पूछती है कि ऐसा क्या है इस जगह पर। वो लड़का बताता है कि पास ही में एक खाली शहर है और हम जैसे लोगों का मानना है कि उस शहर से हेल यानी जहन्नुम में जाने का रास्ता है। लड़का उन्हें शहर जाने का रास्ता दिखाकर खुद भी यहाँ से चला जाता है। ये लोग आगे बढ़कर आखिर उस शहर में आ जाते हैं जो पूरी तरह खंडर बन चुका था। इन्हें यहाँ एक पावर प्लांट भी दिखता है। अब जब काइको यहाँ पर रेडिएशन चेक करती है तो वो यहाँ थी ही नहीं, जिससे वो काफी हैरान रह जाती है क्योंकि ये बात काफी अजीब थी। वो अपने साथियों से कहती है कि हमें पावर प्लांट के अंदर जाकर चेक करना चाहिए, इसलिए ये लोग आगे बढ़ गए। सीन फिर से 2015 में आया। केंटारो केट से कहता है कि तुम मेरे डैड जैसी कहीं से भी नहीं लग रही हो, जिस पर वो उन दोनों माँ बेटे को अपने डैड के साथ ली गई तस्वीरें दिखाती है। कहने लगी कि डैड ने सबको धोखा दिया, आप लोगों को भी और हमें भी। अब केट उनसे ये जानने की कोशिश करती है कि डैड ने पहले किससे शादी की थी, जबकि उसकी सुतीली मोम ये जानना चाह रही थी कि आखिर उनके डैड की मौत हुई कैसे। यहाँ केट की सुतीली मोम उससे पूछ भी लेती है कि जब 2015 में गॉडजिला के हमले वाला हादसा हुआ था तो क्या तुम अपने डैड के साथ थी। जो सुनकर केट दुखी हो गई और कोई जवाब ना देते हुए यहाँ से चली जाती है। पास में वो लोग आगे बढ़कर पावर प्लांट वाले एरिया में आ गए थे। इन्होंने अलग अलग जगह पर बॉम्ब्स लगाकर धमाके किए। बॉम्ब्स के फटने पर इन्हें जमीन से रेडिएशन के सिग्नल्स मिल जाते हैं और फिर तभी वहाँ पर अर्थक्वेक ज़लज़ला आने लगा। जमीन बिल्डिंग हिलने लगी, जो देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। अब केट फोन पर जब अपनी मोम से बात कर रही थी तो वहाँ अलार्म बजने लगे, जो सुनकर सभी लोग डर की वजह से वहाँ से भागने लगते हैं। केट समझ ही नहीं पा रही थी
कि यहाँ क्या हो रहा है कि तभी यहाँ उसकी सुतीली मोम और भाई केंटारो आकर उससे अपने साथ लेकर भागने लगे। ये लोग एक स्टेशन में आ गए जो दरअसल गॉडजिला से बचने के लिए महफूज जगह बनाई थी। अंदर आकर केट की सुतीली मोम बताती है कि गवर्नमेंट ने गॉडजिला से बचने के लिए इस तरह की और भी कई सारी महफूज जगह बनाई हुई हैं। जो सुनकर वो काफी घबरा गई क्योंकि इसका मतलब था कि एक बार फिर गॉडजिला के हमलों का खतरा था। अब उसकी मॉम और भाई पूछते हैं कि जब तुम्हारे डैड की मौत हुई तो क्या वो तुम्हारे साथ थी, जिस पर वो ना में जवाब देती है। और अब उसी 2014 का वो वक्त याद आने लगा जब गॉडजिला का हमला हुआ, जिस वक्त वो एक बस में थी। उसकी आंखों के सामने ही गॉडजिला ने एक पुल को बर्बाद करके रख दिया था। कई सारी गाड़ियां उलट दी क्योंकि जाहिर है वो बहुत खतरनाक और साइज में काफी बड़ा मॉन्स्टर होता है। अब केट बस से बाहर आ गई थी जहाँ उसने गॉडजिला को काफी करीब से देखा था। वो डर गई। उसने बच्चों की मदद की, एक एक करके कई सारे बच्चों को बस से उतार लिया। लेकिन जैसे गॉडजिला ने एक पत्थर को बस पर फेंका, बस कई सारे बच्चों समेत नीचे खाई में जाकर गिर जाती है। और ये चीज देखकर वो काफी दुखी हो गई। ये हादसा उसे प्रेजेंट टाइम में भी काफी दुखी कर देता है, पर उसकी सुतीली मोम केट को संभालती है। पास में वो तीनों एक खंडर बिल्डिंग में आ पहुंचते हैं। नीचे इन्हें बहुत सारे बड़े बड़े अंडे दिखाई दिए गए थे जो किसी खतरनाक मॉन्स्टर के लग रहे थे। अब काइको का दो साइंटिस्ट कहता है कि हमें नीचे जाकर अंडों के सैंपल लेने चाहिए, पर ऑफिसर ने मना कर दिया जो उनकी हिफाजत करने आया था। कहता है कि नीचे जाना खतरे से खाली नहीं होगा क्योंकि वहाँ वो मॉन्स्टर भी हो सकता है जिसके ये अंडे हैं। वो बातें कर ही रही थी कि तभी काइको वहाँ लटक गई। कहती है कि नीचे मैं जाऊंगी। इसे भी ऑफिसर मना करता है, पर उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं बस 5 मिनट तक वापस आ जाऊंगी। वो मान गया। कहता है ठीक है, लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ नीचे जाऊंगा। अब बिल्डिंग में सेफ अलार्म बज गया, यानी कि सब कुछ महफूज है, कोई खतरा नहीं है। इसलिए सब लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। केट का भाई और स्टेप मॉम उसे अपने साथ चलने का कहती है, पर उसने मना कर दिया और वो यहाँ से जाने लगती है। केंटारो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि डैड की काफी राज थी, इसलिए तुम डैड के बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहती हो, पर इसके लिए हमें डैड के ऑफिस जाना होगा, चलो मेरे साथ। जिस पर केट मान गई और ये दोनों अपने डैड के ऑफिस आ जाते हैं। पर केट को इधर कोई काम की चीज नहीं मिलती, लेकिन उसकी नजर दीवार पर लगे नक्शे पर जाती है। नक्शे को जैसे ही हटाया गया उसके पीछे एक लॉकर था जिसे खोलने के लिए पासवर्ड की जरूरत थी। अब केट अपनी मॉम की, केंटारो और उसकी मॉम की पैदा होने की डेट बारी बारी लॉकर में लगाती है, पर ये पासवर्ड गलत था, लॉकर नहीं खुलता। लेकिन जब उसने चारों की डेट एक साथ डाली तो लॉकर खुल जाता है, जो देखकर केट कहती है कि डैड हम सबसे एक जितना ही प्यार करते थे। लॉकर में से इनको काइको के दोस्त उस साइंटिस्ट का बैग मिल जाता है जो इनके दादा थे। बैग को चेक करने पर वो सारी हार्ड ड्राइव्स निकलती है जिनमें रिसर्च का सारा डेटा था और बैग पर मोनार्क का निशान भी बना हुआ था। इस निशान को देखकर केट केंटारो को बताती है कि इस निशान को मैंने 2014 गॉडजिला वाले हादसे के दौरान भी देखा था, जहाँ मोनार्क के सिपाही वहाँ हर चीज रिकॉर्ड कर रही थी, क्योंकि वो कंपनी दरअसल गॉडजिला और इस जैसे कई सारे मॉन्स्टर्स पर नजर रखने के लिए बनाई गई थी। केट केंटारो को कहती है कि हमें पता लगवाना होगा कि इन हार्ड ड्राइव्स में क्या है, साथ ही हमारे डैड भी असल में थे कौन। केंटारो कहता है कि मेरी एक हैकर दोस्त है, वो इस चीज में हमारी मदद कर सकती है। इसलिए अब ये दोनों हैकर दोस्त के पास गए। वो हार्ड ड्राइव्स को चेक करके बताती है कि ये तो काफी पुरानी है। केंटारो से कहता है कि अगर तुम ये हार्ड ड्राइव्स देखकर हमें समझा दो तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जिस पर हैकर को गुस्सा आ गया, वो वहाँ से उठकर चली गई क्योंकि केंटारो उसका दोस्त था जिससे वो नाराज थी, इसलिए वो इनकी मदद करने से मना कर देती है। पर जब केंटारो ने कहा कि हमें अपने डैड के बारे में जानकारी चाहिए तो मदद कर दो ना प्लीज, इसीलिए वो मान गई। इतनी ही देर में यहाँ केट भी आ गई, जिसे लेकर हैकर लड़की अपने घर आ जाती है और इनकी हार्ड ड्राइव्स को अपने कंप्यूटर में डालकर समझने लगती है, क्योंकि उसमें सारा डेटा कोड्स में था और ये डेटा की बहुत सारी फाइल्स थी। इन्होंने जैसे डेटा की इन फाइल्स को खोला, इस बारे में एक दूसरी हैकर लड़की को भी पता चल गया जो एक एजेंट थी, और वो इस बारे में अपने सीनियर एजेंट को बता देती है, जिस पर उसने कहा कि मैं इस मामले को संभाल लूंगा। वो एजेंट भी अपने दूसरी हैकर साथी से इस बारे में मदद मांगता है। टोक्यो में वो तीनों बैठकर ये सारा डेटा देख रही थी, पर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती, क्योंकि वहाँ अलग अलग मॉन्स्टर्स की जानकारी होने के साथ साथ बड़े बड़े उनके पैरों के निशान भी बने हुए थे। अब तभी इन्हें वही नक्शा भी दिखाई देता है जो केट और केंटारो के डैड के ऑफिस में था, जिस पर जगह जगह मोनार्क कंपनी का निशान बना हुआ था। केट ये देखकर बताती है कि 2014 में भी मोनार्क कंपनी के सिपाही गॉडजिला की हर हरकत पर नजर रख रही थी, और मेरे ख्याल से मोनार्क के पास इन सब चीजों की काफी जानकारी मौजूद होगी। ये सुनकर केंटारो कहता है कि इसका मतलब 2014 में डैड भी सैन फ्रांसिस्को में ही थे जहाँ पर तुम थी केट, और फिर डैड वहाँ मारे गए। जिस पर केट बताती है कि वो सैन फ्रांसिस्को में थे तो पर निकल गए थे वहाँ से। वो बताने लगती है
कि गॉडजिला के हमले के बाद मैंने डैड से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो खुद ही मुझसे मिलने आ गई। उन्होंने मुझे एक खत देते हुए कहा कि मुझे यहाँ से निकलना है, तुम ये खत लो और अपनी मोम को लेकर निकल जाओ। उस टाइम केट घबरा गई, कहती है कि मेरी मोम बीमार है, आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते, कोई ख्याल है हमारा। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, पर अब से तुम्हें खुद ही अपनी मोम का ख्याल रखना होगा। जो कहकर वो यहाँ से निकल गई थी और मुझे बहुत दुख हुआ। प्रेजेंट टाइम में भी वो ये बात बताते हुए काफी दुखी हो जाती है। आगे बताती है कि फिर हमें अलास्का से फोन आया था कि तुम्हारे डैड का प्लेन तूफान में कहीं गायब हो गया है। अब तभी इन्हें डेटा में एक तस्वीर मिलती है जिसमें एक काफी बड़े मॉन्स्टर की पंजे के अंदर काइको खड़ी थी। केट बताती है कि ये मेरी दादी है, पर समझ नहीं आ रही कि ये इधर क्या कर रही है। पास में काइको और ऑफिसर रस्सियों के सहारे नीचे आ जाते हैं जहाँ मॉन्स्टर के अंडे पड़े थे। काइको अंडों में से डीएनए सैंपल ले रही थी कि तभी वहाँ अर्थक्वेक आने लगा, जमीन फटना शुरू हो गई और इसी के साथ उन अंडों में से मॉन्स्टर्स निकलकर बाहर आने लगते हैं, जिन्हें देखकर ऑफिसर और काइको वहाँ से भागने लगे, पर मॉन्स्टर के बच्चे उनके पीछे पड़ गए थे। ये दोनों जैसी तैसी रस्सी पर लटक गई ऊपर चढ़ने लगते हैं, जहाँ साइंटिस्ट साथी काइको को ऊपर खींचने लगता है, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स ने काइको को पकड़ लिया था, इसलिए ऑफिसर उन पर गोलियां चलाता रहता है। ऊपर से साइंटिस्ट रस्सी खींचकर उसे ऊपर करने की कोशिश कर रहा था, पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने काइको को पकड़ लिया था, इसलिए वो उसे खींचकर अपने साथ नीचे ले जाते हैं, जो देखकर वो दोनों काफी दुखी हो गए। अब हम 1952 का वक्त देखते हैं, जहाँ इस हादसे जिसमें काइको को मॉन्स्टर्स ले जा चुके थे, ये उससे 7 साल पहले का वक्त होता है। यहाँ वही ऑफिसर अपने सीनियर के सामने था, जो ऑफिसर को कहता है कि तुम्हारे जिम्मे एक काम है, तुम्हें एक जापानीज साइंटिस्ट डॉक्टर की हिफाजत का जिम्मा दिया जा रहा है, जिसका नाम काइको है। उसका हुक्म मानकर ऑफिसर वहाँ से चला गया। वो एक जगह पर आकर काइको से मिला, उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हिफाजत का जिम्मा मिला है, इसलिए ये लोग वहाँ से आगे बढ़ गए। यहाँ काइको ने उसे बताया कि हमें कुछ रेडिएशन के सिग्नल मिली है, जिन्हें ढूंढने हम जा रहे हैं। प्रेजेंट में केंटारो को काफी गुस्सा आया हुआ था। वो अपने डैड के ऑफिस में जाकर सारा सामान इधर उधर फेंकने लगता है। यहाँ उसे एक बॉक्स में कुछ फाइल्स मिलती है, जिन सब पर भी मोनार्क का निशान बना हुआ था। इन्हीं में ऑफिसर की भी फाइल थी, जहाँ से केंटारो को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है। साथ ही यहाँ उसे एक और हार्ड ड्राइव मिल गई थी। पास में काइको और ऑफिसर एक जंगल में आ गए, जहाँ इन्हें रिसर्च करनी थी, पर यहाँ काइको को किसी की होने का एहसास हुआ, जहाँ से ये फिर साइंटिस्ट निकलकर बाहर आता है। उस पर ऑफिसर ने गन तान ली, पर जब उसने कहा कि मैं साइंटिस्ट हूँ तो ऑफिसर गन नीचे कर लेता है और इस तरह ये तीनों यहाँ मिले थे। इधर साइंटिस्ट ने बताया कि मैं यहाँ सच्चाई का पता लगवाने आया हूँ। 2015 में केट वापस जाने के लिए जब एयरपोर्ट पर आई तो तभी यहाँ वही एजेंट भी आ गया, जिनको पता चल गया था कि इन लोगों ने हार्ड ड्राइव का डेटा खोला है। वो यहाँ केट को धमकाता है कि हमें मोनार्क के बारे में सारी जानकारी दे दो, वरना तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती है। ये सुनकर केट जानकारी देने के लिए मान गई, पर जैसे उसे मौका मिला वो उस एजेंट को मोबाइल मारकर वहाँ से भाग जाती है, लेकिन तभी उसे एजेंट की साथी पकड़ लेती है और अब ये दोनों केट को गाड़ी में बिठाकर आगे बढ़ जाते हैं। एजेंट ने केट के मुंह पर कपड़ा डाल दिया था, जिस वजह से वो काफी डर गई, जोर जोर से हिलने लगती है। ऐसे गाड़ी भी काबू हो गई और काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया। जिस बीच मौका पाकर जल्दी से केट उतरी और यहाँ से भाग जाती है। केंटारो फिर से अपनी हैकर दोस्त के पास आया, उसे हार्ड ड्राइव देते हुए कहता है कि तुम्हें इसे भी समझना होगा। वो हार्ड ड्राइव लेकर दरवाजा बंद कर लेती है और अंदर आकर मोनार्क की सारी खुफिया जानकारी इकट्ठा करने लगती है और उन्हें समझने लगी। केंटारो घर आ गया, जहाँ उसकी मोम अपनी फैमिली की तस्वीरें लेकर बैठी हुई थी, जिन तस्वीरों में उसे ऑफिसर की भी तस्वीर मिल जाती है। 1952 में साइंटिस्ट उन दोनों को बताता है कि मैं यहाँ पर काफी टाइम से हूँ, मैंने पता लगवाया है कि यहाँ आसपास एक अजीब सा ड्रैगन है, जिसके मुंह से रेडिएशंस निकलती है और मेरे ख्याल से उन्हीं के सिग्नल्स की वजह से तुम यहाँ आए हो। ये बातें सुनकर ऑफिसर उसे कहता है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल तुम्हारी ही तरह बकवास है, इसलिए अब तुम उठो और जाओ यहाँ से। जो सुनकर काइको ऑफिसर को कहती है कि ये हमारे रिसर्च में काम आ सकता है, इसीलिए अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मुझे किसी हिफाजत की जरूरत नहीं है। जिस पर ऑफिसर भी उसे अलविदा कहता है और यहाँ से निकल गया और तब काइको और साइंटिस्ट भी वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जिस बीच साइंटिस्ट उसे बताता है कि मेरा काम अलग अलग मॉन्स्टर्स के बारे में पता लगवाना है। सभी मॉन्स्टर्स एक ही रास्ते से गुजरते हैं, जिस रास्ते पर मैंने रिसर्च करके एक नक्शा बनाया है। तब वो नक्शा काइको को दिखाता है, जबकि वो उसे रेडिएशन का चार्ट दिखाती है। दोनों को जब मिलाया तो वो आपस में मिलकर पूरे हो गए, यानी एक पूरा नक्शा बन गया था, जिसे देखकर दोनों ही काफी चौंक जाते हैं। और अब साइंटिस्ट काइको को उस नक्शे के मुताबिक आगे लेकर चला जाता है, जहाँ इन्हें नेवी का एक शिप दबा हुआ नजर आ जाता है, जिसमें इस साइंटिस्ट ने भी सफर किया था, पर वो जिंदा बचने वाला अकेला इंसान था। उधर केट हैकर लड़की के घर पहुंच गई। वो जब आगे बढ़ रही थी तो हैकर लड़की चुपके से उसका हाथ पकड़ के साइड में कर लेती है, क्योंकि यहाँ वो एजेंट्स घुस आए थे और हैकर के कंप्यूटर्स को चेक कर रही थी, इसलिए ये दोनों लड़कियां
चुपचाप यहाँ से जाने लगती है। केंटारो जब अपनी मॉम के साथ बैठा हुआ था तो तभी उसकी हैकर दोस्त का इमरजेंसी मैसेज आता है कि घर से निकलो, जिसके साथ ही घर के दरवाजे की बेल भी बजी। केंटारो जब जाकर चेक करता है तो वहाँ वही एजेंट्स थे जो अब अंदर घुस आते हैं। वो केंटारो को कहती है कि हमें उस साइंटिस्ट का बैग और फाइल्स दे दो। तब केंटारो की मॉम भी कहती है कि बेटा अंदर जाओ और फाइल्स ला कर दो इन्हें। उसने केंटारो को इशारा कर दिया था। केंटारो जब वहाँ से गया तो एजेंट आसपास देखने लगा, जहाँ उसे केंटारो की डैड की तस्वीर देखकर काफी हैरत हुई, जबकि अंदर जाकर केंटारो दूसरी साइड से भाग गया था। हालांकि एजेंट भी पीछा करता है, लेकिन उसके हाथ सिर्फ खाली बैग ही लगता है। 1952 में काइको और साइंटिस्ट शिप के अंदर चले गए थे, जहाँ दोनों अलग अलग जाकर तलाशी लेने लगते हैं। यहाँ काइको को अजीब तरह की आवाजें आने लगती है, जबकि साइंटिस्ट एक जगह पर आकर कुछ ढूंढने लगता है। यहाँ तभी काइको भी आ गई और बॉक्स पर साइंटिस्ट का नाम देखकर समझ जाती है कि ये भी इस शिप में आया था, और अब साइंटिस्ट ने भी उसे इस बारे में सब कुछ बता दिया था। वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हो, जिस पर उसने जवाब दिया कि सबूत, उम्मीद, क्योंकि मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि मैंने जो इस शिप में देखा वो असली था, क्योंकि इस शिप पर से मैं अकेला ही जिंदा बचा था। उधर ऑफिसर जब वापस आ रहा था तो उसे एक जगह पर रेडिएशन मिल जाती है और आसमान पर भी कोई चमकने वाली चीज नजर आती है, जिस वजह से वो वापस आ जाता है। उधर केट और हैकर लड़की घर से निकलकर एक जगह पर आई, जहाँ इन्हें केंटारो भी मिल जाता है। इन्हें अब तक पता चल गया था कि वो एजेंट्स हमारे पीछे उन फाइल्स की वजह से पड़े हुए हैं। तो केंटारो उन्हें बताता है कि इस सिलसिले में एक आदमी हमारी मदद कर सकता है। शिप में दोनों एक जगह पर पहुंच गए, जहाँ मरे हुए लोगों की लाशें बुरी हालत में थी, क्योंकि वो बर्फ में जमे हुए थे, जिनकी हालत देखकर काइको काफी डर जाती है। वो जब यहाँ से बाहर आई तो इन्हें कुछ लिक्विड नजर आता है जो ऊपर से गिर रहा था और ताज़ा था। उसे देखकर काइको कहती है कि हमारे अलावा यहाँ पर कोई और भी है जो बहुत खतरनाक है, जिस वजह से दोनों ही काफी घबरा गए और साइंटिस्ट काइको को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो तीनों अब एक महफूज जगह पर आ गए थे। यहाँ आकर वो उस ऑफिसर से मिलते हैं जो था तो जिंदा ही, लेकिन अब बूढ़ा हो चुका था। केंटारो को उसके डैड की वजह से साइंटिस्ट ने पहचान लिया था, जिस वजह से वो काफी खुश हो जाता है। अब ऑफिसर उन तीनों को लेकर बाहर आ गए। पूछते हैं कि आखिर तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तब केंटारो बताता है कि मोनार्क की खुफिया फाइल्स में से हमें आपके बारे में पता चला था, क्योंकि वहाँ आपकी फाइल भी थी। यह हैकर लड़की नोटिस करती है कि जगह जगह कैमरास लगे हुए हैं। इस बारे में जब उसने ऑफिसर से पूछा तो वो बताता है कि ये मोनार्क की खुफिया जगह है और यहाँ मुझे बंद करके रखा गया है। ये कहकर उसने अपनी पाँव पर लगी ट्रैकिंग डिवाइस दिखाई, जिसके जरिए उस पर नजर रखी जा रही थी। ये सुनकर तीनों वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, पर ऑफिसर बताता है कि कोई फायदा नहीं, अब तुम्हें मोनार्क कंपनी ने ट्रैक कर लिया है, तुम उसकी नजर में आ गई हो और अब वो तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तुमसे वो कोई जानकारी नहीं ले लेती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो फिर अपनी ट्रैकिंग डिवाइस निकालकर इनके साथ चले जाते हैं। शिप में काइको और साइंटिस्ट पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, इस वजह से साइंटिस्ट यहाँ पर फंस गया। अब तभी यहाँ ऑफिसर वापस आ गया, जो काइको के साथ मिलकर साइंटिस्ट को बचा लेता है। ये जल्दी से शिप से निकलकर बाहर आ गए। इससे पहले शिप इन पर गिरती, ये ठीक वक्त पर वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और अब शिप में से वही मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है जो इन पर हमला कर देता है, लेकिन ये गड्ढे में कूदकर अपनी जान बचा लेते हैं। अब जब ये उस मॉन्स्टर को देखते हैं तो पता चला कि ये ड्रैगन मॉन्स्टर है जो बहुत खतरनाक है। इसे देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं, जबकि प्रेजेंट में ऑफिसर उन तीनों से बात कर रहा था कि 1 मिनट में अलार्म बजने वाला है, हमें यहाँ से निकलना है तुम्हारे डैड को ढूंढने के लिए। केट ने मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं जाना चाहती। ऑफिसर कहता है लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे डैड को ढूंढूंगा, वो मेरे बेटों जैसा है, साथ ही मेरी फैमिली का बचा हुआ आखिरी इंसान है। तभी अलार्म बज गया और ये चारों जल्दी से उनकी गाड़ी में जाकर बैठ जाते हैं। ऑफिसर गाड़ी चलाकर गेट की तरफ बढ़ने लगा, जिस बीच गार्ड्स ने भी उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वो आगे निकल गई। आगे बढ़ने पर उन्हें स्टॉपर से भी रोका गया जो बाहर निकल गए थे। तो अब ऑफिसर यहाँ अपना तेज दिमाग लगाता है। फुल स्पीड में उसने गाड़ी घुमाई, फिर और तेज गाड़ी चलाकर पिछला दरवाजा तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। पास में एक बार फिर वो तीनों इन्हीं के काइको, साइंटिस्ट और ऑफिसर एक साथ हो जाते हैं। ऑफिसर इन्हें बताता है कि मैंने जनरल को यहाँ पर बुला लिया है ताकि वो फंडिंग देकर पैसों से हमारी मदद करे, जो हमारे रिसर्च में काम आएंगी, क्योंकि अब हम सब चीजों को मजीद छुपा के नहीं रख सकते। जिसके साथ ही यहाँ वो जनरल अपनी आर्मी के साथ आ जाता है। उसे देखकर साइंटिस्ट कहता है कि मुझे इस जनरल पर ज्यादा भरोसा नहीं है। जनरल आगे बढ़कर तीनों से मिला, कहता है कि तुम लोगों ने काफी अच्छा काम किया, अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों के पास क्या है। वो भी दरअसल मोनार्क के लिए ही काम कर रहा था। अंदर जब ये गए तो जनरल को गॉडजिला का काफी बड़ा पैर का निशान दिखाते हैं, बताने लगे कि ये इंडोनेशिया से मिला है। जनरल पूछता है कि तुम इस जानवर की कोई तस्वीर दिखा सकते हो? ऑफिसर फौरन बोला कि हम तो तुम्हें ये पूरा जानवर भी दिखा सकते हैं। साइंटिस्ट जनरल को कहता है कि अब हमें न्यूक्लियर बॉम्ब, कुछ हथियार और जरूरी सामान वगैरह चाहिए। जनरल
कहता है क्यों ये सब क्यों, आखिर चल क्या रहा है इधर। तभी काइको बताती है कि हमें रेडियो एक्टिव जानवर मिले हैं जो बहुत खतरनाक हैं। ऑफिसर बात बढ़ाकर कहता है कि उन्हीं की वजह से रिसर्च के लिए हमें ये बॉम्ब्स हथियार वगैरह चाहिए, तो आप इनका इंतजाम जल्दी से करवा दीजिए। जिस पर जनरल उनकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है और इस वजह से तीनों ही काफी खुश हो जाते हैं। साइंटिस्ट कहता है कि मेरे ख्याल से इस तरह के और भी कई सारे जानवर और मॉन्स्टर्स होंगे जो हमारी जमीन के नीचे छुप के रहते होंगे, तो हमें इस पर और भी काम करना होगा। ऑफिसर कहते हैं मगर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमारी जमीन की सतह बिल्कुल सीधी है, तो इसके नीचे मेरे हिसाब से कोई जानवर नहीं होगा। तब काइको ऑफिसर को कहती है कि तुम्हें साइंटिस्ट की बात समझनी चाहिए, क्योंकि हम तीनों मिलकर काफी सालों से ये काम कर रही है और हो भी सकता है कि साइंटिस्ट सच कह रहा हो, क्योंकि वो जानवर जमीन पर नहीं रहते तो कहीं न कहीं तो रहते ही होंगे ना। प्रेजेंट में वो तीनों वहाँ से निकलकर गाड़ी को एक जगह पर रोक लेते हैं। ऑफिसर उन फाइल्स को चेक करके बताता है कि ये उसी साइंटिस्ट की थी जो तुम्हारे डैड को मिली होंगी, इसीलिए उन्होंने ये ऑफिस में छुपा के रख दी। यहाँ केट और उसका भाई केंटारो याद करते हैं कि डैड को बार बार पेंसिल शॉर्प करने की आदत। हैकर दोस्त बताती है कि मैंने इन फाइल्स का सारा डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी कर लिया है। ऑफिसर काइको की वही तस्वीर देखता है जब वो गॉडजिला के पैर के निशान के अंदर खड़ी थी। वो केट और केंटारो को बताता है कि तुम्हारी पूरी ही फैमिली मोनार के लिए ही काम करती थी, जो सुनकर वो दोनों काफी चौंक गए। ऑफिसर बताता है कि जमीन पर इस तरह के जानवरों को रोकना काफी मुश्किल है, इसीलिए ये सब करना पड़ता है। और अब चारों वहाँ से उतरकर शिप में चढ़ गए, क्योंकि अब ये कोरिया जा रहे थे। पास्ट में इन्हीं 1954 में वो तीनों इंडोनेशिया की एक आइलैंड पर आए जहाँ गॉडजिला के पैर का निशान मिला था। अब उन्होंने जनरल के अंडर रहकर काम करना शुरू कर दिया था और सारी जानकारी उसे दे दी थी। और अब जैसे ही लोग यहाँ आए ये देखकर काफी चौंक जाते हैं कि पहले ही जनरल और उसकी आर्मी यहाँ पर आई हुई है। जनरल अपने साथ न्यूक्लियर बॉम्ब भी लाया था, लेकिन साथ में उसने ये भी हुक्म दे दिया था कि जैसे गॉडजिला को देखा जाए फौरन शूट करके मार दिया जाए। काइको ये देखकर काफी भड़क जाती है। ऑफिसर जनरल से बात करने गया कहता है कि हमने इन चीजों की मांग आपसे इसलिए की थी ताकि सब कुछ हमारे अंडर रहे, हमने ये नहीं कहा था कि आप लोग खुद भी यहाँ आ जाएं। जनरल कहता है कि ये जानवर दुनिया भर में तबाही मचाते हैं, तो मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता, चीजों को अब मैं अपने हिसाब से संभालूंगा। तो अब ऑफिसर काइको और साइंटिस्ट काफी मायूस हो गए, क्योंकि समझ गई थी कि अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेजेंट में हैकर किसी को मैसेज करती है कि मैं जल्द वापस आ जाऊंगी, जो कहकर उसने अपना फोन समंदर में फेंक दिया। ये देखकर केंटारो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। हैकर गुस्से से कहती है कि तुम लोग चाहते क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रही और मुझे तुम में से किसी पर भी भरोसा नहीं है। केंटारो कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम जा सकती हो। वो अब और बोलने लगी कि मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर तुम लोगों के साथ आ गई हूँ, ऐसे मेरी जिंदगी खराब भी हो सकती है। जो सुनकर केंटारो नाराज होकर यहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद ऑफिसर तीनों को कहता है कि अब हमें ये डेटा की फाइल्स फेंकनी होंगी। ये सुनकर केंटारो को गुस्सा आ गया। वो कहता है कि नहीं फेंकनी, क्योंकि ये मेरे डैड के साथ जुड़ी हुई है। साथ ही मुझे ये भी समझ नहीं आ रही है कि हम अलास्का की बजाय कोरिया क्यों जा रहे हैं। तब ऑफिसर उसे बताता है क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, अलास्का जाने के लिए तो हमें प्लेन चाहिए। कोरिया हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ मैं अपने दोस्त की मदद लूंगा। और रही बात इन फाइल्स को फेंकने की, बेशक ये तुम्हारे डैड से जुड़ी हुई है, लेकिन ये डेटा जरूरी है। अगर गलती से भी मुन्नार के हाथों लग गया तो बहुत बुरा होगा। ये बात अब केंटारो भी समझ गया, इसलिए खुद ही फाइल्स को समंदर में फेंक देता है। एक वजह ये भी थी कि लैपटॉप में भी सारी फाइल्स कॉपी हो गई थी। ये लोग जब कोरिया पहुंचे तो ऑफिसर को पासपोर्ट चेक करने के लिए बुला लिया गया। वो वहाँ के ऑफिसर को बताते हैं कि हम गलती से अपना पासपोर्ट भूल आए हैं। ये सुनकर गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया, साथ में उन तीनों को भी, जिन्हें अब एक गार्ड गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठाकर ले जाने लगा। पर तब ये गार्ड आकर उस वाले गार्ड को मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि ये वाला गार्ड असल में ऑफिसर का दोस्त था। वो अब ऑफिसर से मिलता है और इनको गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाता है। अब एजेंट और उसकी साथी के पास मोनार्क से उनकी बॉस आई, कहती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है, जो मैं छोड़कर यहाँ आ गई हूँ सिर्फ तुम लोगों की लापरवाही की वजह से। वो ऑफिसर भी हमारी कैद से भाग गया है। एजेंट की साथी बॉस को बताने लगी कि वो खास चीज यानी फाइल्स चोरी हो गई है और ये चीज एजेंट ने ही पता लगवाई है। बॉस एजेंट को कहती है कि अभी तो मेरे साथ चल रही हो। तो वो कहता है कि हमें ऑफिसर और उन फाइल्स को ढूंढना चाहिए, यहाँ काफी गड़बड़ चल रही है, वो खतरनाक भी हो सकती है। इसी बीच एजेंट की साथी के पास कॉल आई, जो सुनकर वो दोनों को बताती है कि ऑफिसर और उनके साथ 3 लोगों को कोरिया में देखा गया है। और मेरे ख्याल से एजेंट ठीक कह रहा है, ऑफिसर और जो गायब हुई फाइल्स हैं वो खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमें उन लोगों के पीछे जाना चाहिए। तब बॉस उनकी बात मानकर कहती है कि तुम दोनों जल्दी से जाओ और उनके पीछे लग जाओ। कोरिया में वो पांचों एक जगह पर आए, जहाँ ऑफिसर का साथी उन्हें एक प्लेन के पास लेकर आया। बताता है कि आगे हम इसके जरिए जाएंगे। पास्ट 1954 में जनरल और उनकी टीम पूरा सेटअप करके गॉडजिला के आने का इंतजार करने लगी। अचानक इन्हें रेडिएशन के सिग्नल्स मिलने लगते हैं, जिसके साथ ही गॉडजिला पानी से
निकलकर बाहर आने लगता है। उसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। ये लोग उसे कैमरा में रिकॉर्ड भी कर रहे थे और खुद भी देख रहे थे कि ये कितना बड़ा है। जनरल ऑर्डर देता है कि गॉडजिला को मार दो। जो सुनकर काइको को बुरा लगा, वो इन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ी, पर उसी ऑफिसर पकड़ लेता है और अब वो लोग न्यूक्लियर बॉम्ब से गॉडजिला को शूट कर देते हैं। वहाँ काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके साथ ही गॉडजिला मारा जाता है और इस चीज से काइको काफी दुखी हो गई, फूट फूट कर रोने लगती है। प्रेजेंट में वो लोग प्लेन में बैठकर आगे बढ़ गई। रहकर बताती है कि मैंने फाइल्स को चेक किया है, जहाँ मुझे कुछ और डेटा मिला है। ये दरअसल केट और किंटारो की डेट की रिसर्च का डेटा था, जिसमें इन्हें अलास्का साथ ही कुछ और मुल्कों की कोऑर्डिनेट्स एक तरह के सिग्नल मिलते हैं। तब केट बताती है कि डैड का प्लेन भी तभी गायब हुआ था जब वो अलास्का जा रहे थे। ऑफिसर कहने लगा कि ये शायद उसी जगह के कोऑर्डिनेट्स हैं, जरूर यही उसका प्लेन गायब हुआ होगा। पास में गॉडजिला के मरने पर जब काइरो दुखी थी तो यहाँ साइंटिस्ट आकर उसे संभालता है। ऑफिसर भी आ गया, उन्हें बताता है कि जनरल ने फंडिंग देने से तो मना कर दिया है, पर उन्होंने मुझे एक खाली चेक दिया और कहा है कि अब से तुम अपनी मर्जी से अपने हिसाब से काम करो और दुनिया भर से इस तरह के जानवर लेकर आओ, जिसके बदले तुम्हें मुंह मांगे पैसे दिए जाएंगे। साथ ही ये चीज सिर्फ मोनार्क के अंडर ही रहेगी, यानी कि सारी जानकारी सिर्फ उन्हें ही पता होगी, पूरी दुनिया से छुपा दी जाएगी। जिस पर काइको कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारी जानकारी एक दूसरे को ही बताएं और मोनार्क से छुपा के रखें। जो आइडिया दोनों को ही पसंद आया, वो फैसला करते हैं कि हम काम तो मोनार्क के अंडर ही करेंगे, पर जरूरी जानकारियाँ उन्हें नहीं बताएंगे। और अब ये तीनों काफी खुश हो गयी, क्योंकि इन्हें एक दूसरे पर भरोसा था। प्रेजेंट पे ऑफिसर का दोस्त केट को बताता है कि हम अलास्का पहुंच गए हैं, जहाँ तुम अपने डैड से मिल सकती हो। क्योंकि केट अपने डैड से नाराज थी, तो वो उसे समझाता है कि अपने डैड से अच्छे से मिलना, क्योंकि अगर वो मर गए तो बाद में तुम्हें अपने रवैये पर बहुत पछतावा होगा। जिंदगी में ही उनकी कदर करना। इनकी बातों के दौरान ही वहाँ काफी तेज तूफान आने लगता है। ऑफिसर का दोस्त बताता है कि हम उन कोऑर्डिनेट्स के पास बस पहुंचने ही वाले हैं। तब ऑफिसर कहता है कि अब मैं प्लेन को चलाऊंगा, और अब वो पायलट वाली सीट पर आकर बैठ गया। प्लेन को कंट्रोल करने लगता है। वो तूफान में ही प्लेन को पहाड़ी की तरफ ले जाने लगा। सब काफी डर गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब हम टकराने से मर जाएंगे। पर ऑफिसर अपनी जहानत यहाँ भी दिखाता है। वो बड़ी आसानी से प्लेन को ऊपर की तरफ लेकर उड़ जाता है और जिन कोऑर्डिनेट्स पर इन्होंने आना था, प्लेन को आसानी से वहाँ लैंड करवा लेता है। जो देखकर सभी पहले तो काफी हंसते हैं, पर अपने जिंदा बचने और ऑफिसर की वजह से काफी खुश होने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ये प्लेन से उतरकर आगे बढ़ने लगे। इन्हें प्लेन के कुछ हिस्से टूटे हुए मिलते हैं, जो देखकर इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि यही उनका प्लेन तबाह हुआ होगा। साथ ही इन्हें वहाँ लाश भी मिली, जो देखकर केट और किंटारो काफी डर गए, ये सोचकर कि कहीं ये हमारे डैड की लाश तो नहीं। पर किंटारो चेक करके केट को बताता है कि ये तो पायलट की लाश है, न कि हमारे डैड की। जिस पर दोनों ही बहन भाई को तसल्ली होती है। थोड़ा आगे चलने पर इन्हें टेंट दिखता है। ये लोग जब अंदर गए तो पता चला कि कोई यहाँ पर काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था। वहाँ पेंसिल की शॉप करने का कचरा देखकर केट और किंटारो समझ जाते हैं कि यहाँ पर डैड थे, इसका मतलब वो जिंदा है। ये जानकर दोनों बहन भाई काफी खुश हुए, गले से लग जाते हैं और यहाँ पहली बार दोनों बहन भाई एक दूसरे से मिलते हैं। ऑफिसर का साथी भाई प्लेन पर मॉन्स्टर के पंजों के बड़े बड़े निशान देखता है, जिससे वो डर गया। उनको वहाँ से भागने का कहता है, क्योंकि समझ गया था कि यहाँ कोई खतरनाक मॉन्स्टर है। ऑफिसर के साथी ने प्लेन स्टार्ट किया, सारे लोग उनकी तरफ भागने लगे, लेकिन तभी जमीन से बहुत बड़ा बर्फ का मॉन्स्टर निकलकर बाहर आता है। उसने प्लेन पर हमला कर दिया, प्लेन को उठाकर फेंका, जिससे वो तबाह हो गया। और अब मॉन्स्टर फूंक मारकर प्लेन साथ में ऑफिसर के साथी को भी जमा देता है। ये चीज दूर खड़े होकर ऑफिसर और वो तीनों देख रहे थे, काफी डर जाते हैं, क्योंकि ये मॉन्स्टर बहुत खतरनाक लग रहा था। इसका अजीब सा ही मुंह था और अब वो जोर जोर से दौड़ने लगा। प्रेजेंट टाइम 2015 में एक अकेली लड़की वीरान जगह पर लेटी हुई थी। दरअसल वो भी यहाँ रिसर्च करने आई थी, वो नार की ही वर्कर थी। अचानक उसे वैन में पड़ी डिवाइस में से आवाजें आने लगी। उसने जब चेक किया तो वहाँ मॉन्स्टर के सिग्नल्स थे, इसलिए वो रेडियो के जरिए फौरन मोनार्क में मैसेज भेजती है कि मैं जिस एरिया में हूँ यहाँ मॉन्स्टर के सिग्नल्स मिले हैं। उधर बर्फ के मॉन्स्टर ने ऑफिसर के साथी को मार दिया होता है और अब वो उन पर भी हमला कर देता है। प्लेन को टुकड़ों में तोड़कर उन लोगों की तरफ फेंकने लगा। अब इनके पीछे बढ़ जाता है, तो सारे लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। किंटारो यहाँ फ्लेयर गन उठाकर मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन बदकिस्मती से निशाना चूक गया, इसीलिए अब किंटारो भी भागने लगा और ये सब पास बने केव गार में आकर छुप जाते हैं। मॉन्स्टर अब इस केव के ऊपर चढ़ जाता है। उसके भारी कदमों की वजह से केव
टूटने लगी, जिससे हैकर लड़की का पैर फिसला, वो वहाँ गिर गई, उसका पैर बर्फ में अटक जाता है, जिसकी ये लोग मदद करते हैं, मिलकर उसका पैर वहाँ से निकालने लगे। अब ये लोग जैसे ही खामोश हुए, मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। हैकर बोलने लगी कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रही है, जिस पर ऑफिसर उसे कहता है कि चुप, शांत हो जाओ, वरना मॉन्स्टर दोबारा आ जाएगा। कुछ देर बाद ये केव से बाहर आ गई, जहाँ हैकर केंटारो पर गुस्सा करके कहने लगी कि मुझे तुम लोगों के साथ आना ही नहीं चाहिए था। फिर अब हमें 1 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जिसमें एक जगह पर आर्ट कला को बनाई जाने वाली मशीन्स पड़ी हुई थी। इन मशीन्स में आप कोई भी चीज बना सकते थे, और ये आर्ट कला केंटारो ने बनाई होती है, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट होता है। जहाँ उसकी बॉस भी काफी तारीफ करती है, कहने लगी कि आज की एग्जीबिशन नुमाइश में ये चीज सबको काफी पसंद आएगी, इससे तुम्हें काफी फायदा हो सकता है, तुम आगे जा सकते हो, बस 2 घंटे तक तुम्हारा एग्जीबिशन शुरू हो जाएगा। केंटारो की मॉम भी उसकी एग्जीबिशन का पोस्टर देखकर काफी खुश हुई। वो केंटारो को कहती है कि मुझे और तुम्हारे डैड को तुम पर बहुत नाज है, साथ ही तारीफ करते हुए कहती है कि मेरा बेटा बहुत आगे जाएगा। जो सुनकर वो खुश होते हुए बाहर आ जाता है, जहाँ वो अपने एग्जीबिशन की पोस्टर की तस्वीर बनाने लगता है। जिस बीच सामने से वही हैकर गुजर रही थी, वो रुककर केंटारो को कहती है कि तुमने शायद मेरी तस्वीर बनाई है। वो जवाब देता है कि मैं सिर्फ अपने पोस्टर की तस्वीर बना रहा था, लेकिन बीच में तुम आ गई। हैकर कहता है आप लेकिन तस्वीर में बहुत प्यारी लग रही हो, अच्छा ड्रिंक करने चले, कोई शराब पीने? हैकर ने जवाब दिया चली तो जाऊं, पर तुम अपने एग्जीबिशन शो में लेट हो जाओगी। केंटारो ने कहा कि मैं एग्जीबिशन की थोड़ी देर बाद आ जाऊंगा। अब प्रेजेंट में सब आगे बढ़ रहे थे। ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये मॉन्स्टर काफी खतरनाक होते हैं। केट ऑफिसर को कहती है कि अभी इतनी ठंड नहीं है, पर जब सर्दी बढ़ेगी तो कोई सामान जगह न होने से ठंड की वजह से हम मारे जाएंगे, तो हम क्या आपकी दोस्त का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं? केंटारो कहता है कि मैंने इस जगह की राइट साइड पर 2 घरों जैसी जगह देखी थी। ऑफिसर दोनों लड़कियों से पूछता है कि तुम दोनों ने देखी थी वो जगह, जिस पर दोनों ने मना कर दिया। ऑफिसर केंटारो को कहता है कि वहाँ कोई घर वर नहीं होंगे, तुम्हें बस वहम हुआ होगा। पास में वो दोनों एक क्लब में आकर शराब पीने लगे, या एक दूसरे को अपने अपने बारे में बताने लगे। केंटारो ने कहा कि मैं आर्टिस्ट हूँ, यानी कि कलाकार। हैकर ने अपने बारे में बताया कि मैं कंप्यूटर का सारा काम जानती हूँ। हैकर उसे कहती है आगे चलकर तुम काफी बड़े आर्टिस्ट बनोगी, मुझे ऐसा लगता है। तब केंटारो ने जवाब दिया कि मैं इस चीज से खास खुश नहीं हूँ, क्योंकि सब कुछ आर्ट ही नहीं होता। जिसके बाद ये दोनों केंटारो के घर आ गई। हैकर उसकी आर्ट्स को देखकर और तारीफें करने लगी, कहती है कि ये सब चीजें कमाल की है, इन्हें यहाँ नहीं गैलरी में होना चाहिए और तुम बहुत आगे जाओगी। जिसकी थोड़ी ही देर में केंटारो के पास गैलरी से मैसेज आता है। वो हैकर को भी अपने साथ चलने को कहता है। प्रेजेंट में जब ये लोग केंटारो की बताई जगह पर आए तो वहाँ कुछ नहीं था। तब केंटारो कहता है कि मेरे हिसाब से वो दूसरी साइड पर है। गेट को एक जगह से रोशनी आती हुई नजर आई। ऑफिसर कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई होटल हो सकता है। ये सुनकर केंटारो ने कहा कि जो जगह मैंने देखी वो करीब है और ये आप लोगों वाली जगह दूर लग रही है। हैकर उसे कहती है कि जिस जगह की तुम बात कर रही हो ना, वो बस तुम्हारा ख्याल है, वरना ऐसा कुछ नहीं है। ऑफिसर उसे कहती है केंटारो अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो तो जा सकते हो, हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। ये सुनकर केंटारो मान गया। इन्हें अलविदा कहकर वहाँ से निकल जाता है। उसे चलते चलते ही रात हो गई। एक जगह पर वो जैसे ही आया, यहाँ तूफान आने लगा। साथ में उसके डैड की आवाज भी आ रही थी, जो केंटारो को कह रही थी कि तुम्हें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। केंटारो देखता है कि उसकी बोतल में जो पानी था, ठंड की वजह से वो भी फ्रीज होकर जमकर बर्फ बन गया है, जिसकी थोड़ी ही देर में वो भी वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। उधर वो तीनों आगे बढ़कर एक जगह पर आए, जहाँ से भी उन्हें वो रोशनी दूर लग रही थी। ऑफिसर कहता है कि ऐसी जगहों पर अक्सर हमें चीजें करीब होने के ख्याल आती रहती हैं, साथ ही इमेजिनेशंस भी होती रहती हैं। ऐसे ख्याल आते हैं जैसा कुछ असल में होता ही नहीं, और अगर ऐसे ही चलता रहा हम ठंड में मारे जाएंगे। केंटारो को जब होश आई तो उसे फिर से ख्याल आया, जिसमें वो हैकर को अपने साथ लेटा हुआ देखता है कि हम दोनों खूबसूरत आसमान को देख रहे हैं। ऐसा दरअसल पास्ट में तब हुआ था जब ये दोनों केंटारो के घर पर थी, बेड पर लेटकर आसमान की खूबसूरती को देख रही थी। जाते जाते दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने नंबर दिए। हैकर के पास उसकी बहन की कॉल आई, लेकिन हैकर ने उसे ये कहकर फोन कट कर दिया कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जब मैं वापस आऊंगी हम फिर बात करें। उधर प्रेजेंट में हैकर भी केंटारो की तरह आसमान को देख रही थी। कहती है ये सच में बहुत खूबसूरत है। उसने केट को कहा कि अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बहन को जरूर बता देना। केट उसे हौसला देती है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए हमने टेंट लगाया है, आग जलाई है। हैकर कहती है कि लेकिन मैं नहीं निकल पाऊंगी, और अगर मैं मर गई तो तुम मुझे यही छोड़कर अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाना। ऑफिसर आकर केट को कहता है कि आग बुझ रही है और कुछ पेपर्स दिखाकर कहता है कि अब इन्हें जलाने के अलावा मेरे पास और कोई चीज नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी डैड की रिसर्च की जरूरी पेपर लग रही है, क्या इन्हें जला दूं? केट हैकर को तड़पते हुए देखती है तो कहती है
कि जी जला दीजिए। ऑफिसर पेपर्स को जलाकर आग पैदा करता है और वहाँ से आगे बढ़ने लगा। जहाँ वो बर्फ का मॉन्स्टर एक बार फिर आ गया। वो बर्फ वाली जमीन को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर तीनों काफी डर गए, जल्दी से भागकर साइड में हो जाते हैं। मॉन्स्टर नीचे से हमला करके उनका टेंट तोड़ के तबाह कर देता है और वहाँ लगी सारी आग को अपने अंदर जज़ब कर लेता है, यानी कि अपने अंदर समा लेता है। अब उसका इतना भयानक रूप देखकर ये लोग काफी डर जाते हैं। मोनार्क में बॉस सबको कहती है कि उस अकेली लड़की ने जिन सिग्नल्स का बताया वो काफी बड़े हैं, अगला हमला काफी बड़ा हो सकता है। जो सुनकर जनरल कहता है तो अब हमें क्या करना चाहिए। तभी वीडियो कॉल पर एजेंट आया, कहता है इस सब के लिए हमारे पास साइंटिस्ट यानी किंटारो के साथी की रिसर्च होनी चाहिए। मोनार्क में सबको मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी लाजमी होनी चाहिए, जो चीज तभी मुमकिन है जब हमारे पास साइंटिस्ट की रिसर्च होगी। उधर ऑफिसर कहता है कि हम एक जगह पर आग लगाएंगे और जब मॉन्स्टर हम पर हमला करने के लिए आएगा तो हम दूसरी साइड पर भाग जाएंगे। इस तरह हम आसानी से मॉन्स्टर को चकमा देकर भाग जाएंगे, क्योंकि वो मॉन्स्टर ज्यादातर आग की तरफ बढ़ता है। यहाँ हैकर को भी ख्याल आने लगी, उसे मरे हुए लोगों की लाशें पड़ी हुई दिखती है। उधर किंटारो जब आगे बढ़ रहा था तो उसे अपने डैड की आवाज सुनाई देती है, जिसके साथ ही सामने उसे अपनी डैड नजर आई, पर वो उसके पास से होकर गुजर गई। किंटारो को भी अंदाजा हो गया था कि ये मेरा ख्याल है, जिस वजह से वो काफी दुखी हो जाता है। नीचे उसे पेंसिल तराश का कचरा मिलता है जो काफी ज्यादा था। उसका पीछा करते करते आगे बढ़ता रहता है, जहाँ उसके सामने उसकी एग्जीबिशन वाला होटल था, लेकिन ये असल में वो छोटे छोटे दो घर थे जो इसने पहले भी देखे थे। होटल उसे बस अपने ख्याल में नजर आ रहा था और अब किंटारो उठकर होटल के अंदर चला गया। ये उसकी एग्जीबिशन वाली जगह थी जहाँ उसकी आर्ट वाली मशीन्स पड़ी हुई थी और अब उसे आर्ट में अपने डैड दिखते हैं, जिसके साथ ही पीछे से उसके डैड आ गए जो उसका ख्याल ही था। किंटारो उनसे कहता है कि मैंने अपने आर्ट बेचे नहीं थे, जिस वजह से मेरी बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया। आपने तो कहा था कि मैं बहुत टैलेंटेड और सहीन हूँ, लेकिन इस तरह मैंने आपको मायूस किया। साथ ही मैं आपको ढूंढ भी नहीं पाया, ये भी नहीं जानता कि आप जिंदा है या मर गए हैं। उसके डैड कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बेटा, मुझे तुम पर बहुत नाज है। तुमने जो आर्ट बनाया वो मुझे और सारी दुनिया को बहुत पसंद है। अब जब किंटारो ख्याल से बाहर आया तो घर के अंदर उसे रेडियो और पेंसिल तराश का कचरा मिलता है, जिससे वो समझ गया कि डैड यही थे और ये उनका काम है। तो अब वो यहाँ का रेडियो इस्तेमाल करके मदद मंगवाता है। ऑफिसर उधर पेट्रोल डालकर आग लगाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन एकदम नीचे से आकर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, जिससे ऑफिसर वहीं गिर जाता है और ये देखकर केट और हैकर वहाँ से भागने लगती है। मॉन्स्टर उनके पीछे बढ़ जाता है। इस बीच उनके सामने एक हेलीकॉप्टर था जिसकी तरफ वो भागने लगी, पर हैकर नीचे गिर गई। मॉन्स्टर ने जैसे उस पर फूंक मारी, उसने अपना बैग आगे कर दिया, जिससे बैग फ्रीज हो गया और इस तरह हैकर फ्रीज होने से बच जाती है। उन दोनों को मुसीबत में देखकर ऑफिसर काफी बड़ा धमाका करता है और अब जैसे मॉन्स्टर का ध्यान आग की तरफ गया वो उस तरफ भागने लगता है। ऑफिसर जब उठा तो देखता है कि किस तरह वो मॉन्स्टर आग को अपने अंदर समा रहा है और अब वो भी वहाँ से भागकर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगा। हेलीकॉप्टर में और कोई नहीं बल्कि किंटारो था। वो इनको एक एक करके अंदर करने लगा। मॉन्स्टर जो अब तक इनको देख चुका था एक बार फिर पीछे आने लगता है, इससे पहले हमला करता। तीनों हेलीकॉप्टर में चढ़कर वहाँ से निकल जाते हैं और इस तरह मॉन्स्टर से बाल बाल उनकी जान बचती है। ये लोग अब उस जगह को भी देख लेते हैं जहाँ से रोशनी आ रही थी और इसी को देखकर ये लोग यहाँ आए थे। ये रोशनी दरअसल जमीन से आ रही थी। सुबह जब हुई तो कीट अपने भाई किंटारो का शुक्रिया अदा करती है कि तुमने हमारी जान बचाई और तुमने अच्छा ही किया था कि तुम चली गई, कम से कम मदद तो लेकर आए हो। किंटारो कहता है कि मुझे वो जगह मिल भी गई थी जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। वहाँ मुझे पेंसिल शॉप का कचरा मिला है, इसका मतलब डैड जिंदा है, जो जानकर केट भी काफी खुश हो जाती है। ऑफिसर जब हैकर का लैपटॉप देखता है तो वो फ्रीज हो चुका था, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आया और अब जब ये लोग हेलीकॉप्टर बेस पर रुके तो दरवाजा खुलने पर सामने एजेंट था जो ऑफिसर को कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने आखिर इन्हें पकड़ ही लिया था और अब हो सकता है कि वो इन्हें कैद करके सारी रिसर्च इनसे ले ले या फिर ये लोग अपनी जहानत की वजह से फिर से यहाँ से भाग जाएं। इसी के साथ ये कहानी इधर ही खत्म हो जाती है।